डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन इस टेस्ट पेपर में था वो था क्वेश्चन नंबर 1 जो था ऑन बेस्ड ऑन प्योर अलोहा नेटवर्क। तो आपसे पूछा था प्योर अलोहा नेटवर्क share a 1 Mbps channel if a frame are 2000 bits long, find throughput if each station is sending 20 frames per second। तो आपसे पूछा था थ्रूपुट ऑफ द थ्रूपुट पूछा है इफ ईच स्टेशन सेंड 20 फ्रेम पर सेकंड। ओके, तो आपको पता है इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने स्टडी किया है सीएसएमएस स्टडी का, हमने स्टडी किया है प्योर अलोवा नेटवर्क का जो है थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट इज इक्वल टू होता है इन केस ऑफ प्योर अलोवा विच इज एस इज इक्वल टू जी इंटू ई टू दावर माइनस 2g विच इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। हमें इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करना है कि एक फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, बिकॉज इसके पीछे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हुआ है और उससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ जस्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ गेट सिलेबस। ओके, तो आप जस्ट आप ये याद करिए कि प्योर अलोहा में जो थ्रूपुट का फॉर्मूला वो क्या है, जी इंटू ई टू दावर माइनस 2g। ओके, where g is the average number of frames generated by the system during one frame time। okay, so one frame time में जितनी number of frames average जनरेटेड कर सकता है सिस्टम हमारे पास वो क्या होगा, g। ओके, सो उसके लिए हमें वन फ्रेम का टाइम निकालना होगा। तो वन फ्रेम टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालना होगा टी एक्स ऑफ फ्रेम। ओके, तो टी एक्स ऑफ फ्रेम कैसे निकालेंगे, तो आपको फ्रेम लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 2000 बिट्स। सो 2000 डिवाइड बाय रेट क्या है, तो रेट आपको दे रखा है जो है 1 Mbps चैनल रेट। सो 1 इंटू 10 टू दावर 6 आपको दे रखा है, और ये आपका क्या होता है टी एक्स। दिस इज बीट्स पर सेकेंड एंड दिस इज बिट्स। बिट्स से बिट्स कैंसिल, पर सेकेंड मतलब दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाय इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 10 टू दावर 3 सेकेंड्स। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 मिली सेकेंड्स, बिकॉज मैं इसको कर सकता हूँ 2 बाय 10 टू दावर 3 सेकेंड्स होगा। 2 बाय 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 सेकेंड्स को माइनस 10 टू दावर माइनस 3 को लिख सकता हूँ मैं मिली सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। ओके, तो टी एक्स कितना आया हमारे पास 2 मिली सेकेंड। सो हमने टी एक्स फाइंड कर लिया 2 मिली सेकेंड। तो टी एक्स फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम क्या है, तो वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू आया 2 मिली सेकेंड। ओके, अब यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रखा है कि किस तरह से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जी की वैल्यू निकालना अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज एन इंटू एफ पी एस इंटू टी फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, तो इसको आप मैनुअली निकाल सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन दे रखी है, जी इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो हमने निकाला था कि वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम क्या था कि इन 2 मिली सेकेंड्स वी आर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम। ओके, सो 2 मिली सेकेंड में 2 मिली सेकेंड में हम वन फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इन 2 मिली सेकेंड में एवरेज जो है हमारे पास कितनी फ्रेम्स इस नेटवर्क में आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, वो है हमारे पास 50 स्टेशन। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50। ओके, सो अगर एक स्टेशन आपको दे रखा है 20 फ्रेम्स पर सेकेंड जनरेट करता है, इन दिस केस टोटल फ्रेम्स कितनी हो जाएगी पर सेकेंड, सो वो हो जाएगी 20 इंटू 50, बिकॉज 50 स्टेशन है, हर स्टेशन एक सेकंड में 20 फ्रेम जनरेट कर सकता है। तो हमारे पास टोटल फ्रेम्स कितनी हो जाएगी ड्यूरिंग 1 मिली सेकंड विच इज 50 मिली 50 जो हमारे पास जाएगा 50 फ्रेम्स पर सेकंड। सो हमारे पास पर सेकंड कितनी फ्रेम हो जाएगी 20 इंटू 50 फ्रेम्स पर सेकंड। सो दिस इज पर सेकंड हमें निकालना है, बट हमें निकालना है जी निकालना है इन वन फ्रेम टाइम, मतलब दैट मीन्स ये एक सेकंड में 1 सेकंड में हम कितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं 20 इंटू 50, और हमें निकालना है 2 मिली सेकंड में हम कितनी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे, वन सेकंड में 20 इंटू 50 देन एंड 2 मिली सेकंड में हाउ मच, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 20 इंटू 50 इंटू 2 मिली सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दिस इज एफपीएस, दो सॉरी दिस इज एफपीएस एंड दिस इज टी एक्स। तो आप देखिए जी इज इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, जी इज इक्वल टू एन इंटू एफ पी एस इंटू टी एक्स। सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ से ऐसा डिराइव किया है। ओके, सो आपका यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही, तो अगर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जी की वैल्यू आ रही, वो क्या आ रही, जी इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स जी इज इक्वल टू क्या है आपका 2, मतलब आप
ड्यूरिंग द 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम जो है आपके पास सिस्टम जो है स्टेशन जो है वो 2 फ्रेम्स ट्रांसमिट कर पा रहा है। ओके, तो थ्रूपुट क्या होगा, तो थ्रूपुट निकाल देंगे, जस्ट हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे g इंटू ई टू द पावर माइनस 2g। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आ रही 0.03663 ओके। और आपसे जस्ट पूछा था यहाँ पर थ्रूपुट पूछा था इन केबीपीएस, दैट मींस आपको बिट्स पर सेकंड के फॉर्म में देना है। तो दिस इज, अगर आप जस्ट नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड इफिशिएंसी। बट अगर आप जब इस वैल्यू में अगर आप आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विच बिकम्स थ्रूपुट, दैट मींस विच बिकम्स रेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेट बन जाएगा। तो हमें रेट निकालना है किलो बिट्स पर सेकंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 एमबीपीएस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा फिर उस केस में, हमें मिलेगा 36.63 kbps। ओके, सो अगर आपसे एफिशिएंसी पूछते हैं, थ्रूपुट पूछते हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अगर जस्ट आप कहाँ पे कंक्लूड करते हैं वो आपका मैटर करता है। अगर आप इस वैल्यू पे लाके छोड़ते हैं तो आपका थ्रूपुट ये इसको हम बोलेंगे इफिशिएंसी। अगर आप यहाँ पर थ्रूपुट आपसे पूछ रहा है कि केबीपीएस में आपसे थ्रूपुट पूछ रहा है तो जस्ट आप क्या करेंगे, 1 एमबीपीएस से रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इफिशिएंसी आपको मिली है। एक आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रेम पर सेकंड कितना हमारा थ्रूपुट आ रहा है, तो आप जस्ट जो भी वैल्यू आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये 36.63 आया, इसको डिवाइड कर देंगे फ्रेम साइज से, ओके, बीट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रेम पर सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। सो सभी चीजों के लिए हमें यहाँ तक तो वैल्यू को लेके आना, उसके बाद डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट क्या किस यूनिट में हमसे आंसर पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 36.63 kbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pure ALOA network transmit 200 bits frame on a shared channel of 200 kbps. Okay, a pure ALOA network transmit 200 bit frame on a shared channel of 200 kbps। that means r की वैल्यू दे रखी है आपको 200 kbps। ओके, और फ्रेम साइज दे रखा है l इज इक्वल टू दे रखा है 200 बिट्स। ओके, व्हाट इज द थ्रूपुट, व्हाट इज द थ्रूपुट इन फ्रेम पर सेकंड। देखिए यहाँ पे इन फ्रेम पर सेकंड पूछा है। इफ द सिस्टम प्रोड्यूस इन द सिस्टम ऑल स्टेशन टुगेदर लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए वहां पे जो देखा था फ्रेम पर सेकंड जनरेटेड बाय 1 स्टेशन दे रखा था, यहाँ पे ऑल स्टेशन जनरेटेड दे रखा है। सो इफ द ऑल स्टेशन जनरेट प्रोड्यूस 1000 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब दैट मींस दे रखा आपको n इंटू एफपीएस, n इंटू एफपीएस क्या दे रखा है, 1000 फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, ठीक है, तो अब से पूछा है कि व्हाट इज द थ्रूपुट इन फ्रेम पर सेकंड, क्या होगा। सो आपको यहाँ पे कैसे निकालना होगा, सो आपसे पूछा है द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, हमको वही प्रोसीजर निकालना होगा, जी की वैल्यू निकालनी होगी। जी की वैल्यू क्या आ रही है, तो जी हम निकालते हैं n इंटू एफपीएस इंटू टी फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, दिस इज गिवन एज 1000 इंटू टीएफआर। टीएफआर क्या होगा, तो टीएफआर हमें निकाला कि हमें फ्रेम की लेंथ दे रखी है 200 बीट्स, रेट दे रखा है 200 kbps। दैट मीन्स 200 से 200 कैंसिल हुआ और 1 मिली सेकंड मुझे क्या मिला, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। तो हम 1000 इंटू 1 मिली इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1 सेकंड रहेगा, यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल। जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्रोच फॉलो करी थी वही अप्रोच को ओनली 1 फ्रेम। ओके, सो लोड क्या हुआ हमारे पास, लोड इज 1 इन दिस केस, एस इज इक्वल टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस 2g इज द फॉर्मूला। और अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है, जी की वैल्यू 1 है, ई टू द पावर माइनस टू इंटू 1। ओके, सो अगेन वापस आपके पास ये जो आ रहा है, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, ई टू द पावर एस ई टू द पावर माइनस 2g में जी इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास एस क्या है, अगेन 0.135, दैट मीन्स 13.5%। दिस मीन्स द थ्रूपुट क्या हुआ, तो थ्रूपुट हमें दे रखा था, थ्रूपुट हमें क्या है, ओके, सो आपको दे रखा है कि थ्रूपुट जो है आपके पास सिस्टम ऑल टुगेदर जो दे रखा है, सिस्टम ट्रांसमिट करता है 1000 फ्रेम पर सेकंड, मतलब हमारे पास 1000 फ्रेम पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकता है ऑल टुगेदर। तो उस केस में यहाँ पर थ्रूपुट हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास उस केस में थ्रूपुट जो होगा हमारे पास ये होगा 1000 इंटू 0.135, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, वो गए 135 फ्रेम्स। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस क्वेश्चन में आर से मल्टीप्लाई किया था,
तो हमारे पास उस केस में हमने डायरेक्ट आर से मल्टीप्लाई नहीं किया था, उस केस में हमने यहाँ से किया था कि एन इंटू एफ पी एस कि कितनी फ्रेम्स पर सेकंड हमारे पास सिस्टम जनरेट कर रहा है, और दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या था 1 MB। ओके, सो प्रोसीजर सेम है, यहाँ हमने एन इंटू एफ पी एस मतलब जो हमारे पास 1 MBps की बिट्स थी हमारे पास आर निकाला, और उसको हमने क्या फ्रेम साइज से डिवाइड करा था, तो वो ही हमारे पास वैल्यू आई थी। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 1000 डायरेक्टली दे दिया, तो हमने डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 1000 फ्रेम्स पर सेकंड हमारे पास क्या आ रही है, आ रही है। सो दिस इज आर, मतलब अगर मैं 1000 इंटू 200 अगर मैं यहाँ से करता हूँ फ्रेम बिट पर सेकंड, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए 1000 इंटू 200 kbps दे रखा है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1000 इंटू 200 बिट्स हो जाएगा। बिट्स तो मतलब एक सेकंड में 1000 इंटू 200 बिट्स आ रही है, और किलो वन अगर ये हमने लिखा 200 इंटू 1000 बीट्स, अगर मैं इसको रेट में करना है, दिस इज जनरेटेड इन 1 सेकंड। ओके, सो अगर हम निकाले यहाँ पर 1 सेकंड में 200 इंटू 1000 बिट्स जनरेट हो रही है, तो केबीपीएस में क्या होगा कि एक सेकंड में इतनी हो रही है, तो किलो बिट में कितनी होगी, अगर 1000 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो हमारे पास 1000 से 1000 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2000 किलो बिट्स। ओके, 1 सेकंड में 2000 किलो बिट्स, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा 200 किलो बिट्स पर सेकंड। तो आपको क्वेश्चन में वही दे रखा है, सो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं कि मैंने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करा, प्रीवियस क्वेश्चन में आर से मल्टीप्लाई किया है। सो आर इज इक्वल टू होता है एन इंटू एफ पी एस, ये होता है। ओके, सो प्रोसीजर सेम है, जस्ट यहाँ 1000 डायरेक्ट आपको दे रखा था फ्रेम पर सेकंड, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 135 फ्रेम पर सेकंड। तो आंसर क्या है 135। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्लॉटेड अलोवा नेटवर्क ट्रांसमिट। अब प्रीवियस क्वेश्चन में प्योर अलोवा नेटवर्क दे रखा था, एंड इन दिस केस स्लॉटेड अलोवा नेटवर्क दे रखा है। सो इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोवा, अगर आपके पास पैरामीटर सेम दे रखा है, सारी वैल्यू सेम दे रखी है, सो जस्ट थ्रूपुट ऑफ द स्लॉटेड अलोवा इज डबल द थ्रूपुट ऑफ द प्योर अलोवा। तो प्योर अलोवा में आपको थ्रूपुट जो मिला था वो मिला था 135 फ्रेम्स पर सेकंड। सो इन केस ऑफ आपके पास जो यहाँ पर स्लॉटेड अलोवा निकालेंगे, तो उस केस में आपका थ्रूपुट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास वही सेम पैरामीटर्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे सेम पैरामीटर वैल्यूज दे रखी है आपको। जो है आपके पास इस केस में थ्रूपुट आपके पास देखिए यहाँ क्या आएगा, एस की वैल्यू लोड आपका 1 आ रहा है, और यहाँ पे होता है जी इंटू e टू द पावर माइनस जी। सो एस इज इक्वल टू हो गया 0.368 36.8, एंड दिस आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास 368 फ्रेम पर सेकंड आएगा। सो ओनली 368 फ्रेम्स पर फ्रेम्स आउट ऑफ 1000 विल बी प्रॉब्ली सर्वाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा 368। देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक इन दिस, यहाँ पे आएगा 368 फ्रेम्स। Question number 4. A group of N stations share 100 kbps pure ALOA channel. Each station output 128 byte frame on an average on once every 64 seconds. Okay. Even if the previous one has not yet been sent. So 64 में हर 64 मिली हर सेकंड में एक फ्रेम ट्रांसमिट करता है स्टेशन। एग्जांपल स्टेशन कैन बी बफर आउटगोइंग फ्रेम। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। सो आपको एन की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ एन स्टेशन से जो एट द रेट ऑफ 100 kbps से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं इन प्योर अलोहा चैनल, each station has the output of 128 byte frame on an average of 64 seconds. So 64 सेकंड में आपके पास आ रही है एक 128 बाइट की फ्रेम। ओके, सो 1 सेकंड में कितनी होगी, तो 1 सेकंड में अगर हम 1 सेकंड की बात करें, 64 सेकंड में 128 बाइट की आ रही है, तो 1 सेकंड में क्या होगी, तो 1 सेकंड में अगर हम निकालें तो 1 सेकंड में हमारे पास आएगी 2 बाइट की फ्रेम। 64 सेकंड में 128 बाइट की फ्रेम आ रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बड़ी फ्रेम आ सकती है हमारे पास, तो 1 सेकंड में हमारे पास आएगी 2 बाइट्स। वाई 2 बाइट्स, तो अगर मैं इसको यूनिटी मेथड से सॉल्व करता हूँ कि 1 सेकंड में क्या आएगी, तो 128 बाइट्स बाय 64, दैट इज 2 बाइट्स। ओके, तो ये 2 बाइट्स हो गई हमारे पास। तो 2 बाइट्स मतलब दैट मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रही है 16 बिट्स की फ्रेम हमारे पास आ रही है एक सेकंड में, 1 सेकंड में। ओके, सो आपसे पूछा है कि थ्रूपुट नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालेंगे हम। सो अगर हम सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बात करें, सक्सेसफुल प्योर मैक्सिमम बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, मैक्सिमम थ्रूपुट कितना हो सकता है इन केस ऑफ प्योर अलोवा, सो विच इज ओवर 0.1839397। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं
तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 0.18393972। ओके, सो प्योर अलोवा के उस केस में मैक्सिमम थ्रूपुट इफिशिएंसी इतनी हो सकती है, इफिशिएंसी इनटू आर अगर हमने करा तो मैक्सिमम थ्रूपुट कितना आएगा 18.3939 केबीपीएस। ओके, और इस 18.39 केबीपीएस को मैं अगर वन फ्रेम के साइज से डिवाइड करता हूँ, वन फ्रेम साइज दैट मींस फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड मतलब कितनी फ्रेम्स आ रही है मेरे पास एक सेकंड में, तो एक सेकंड में 16 बिट की फ्रेम्स आ रही बस। तो अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करता हूँ तो दिस विल अराउंड 1150 स्टेशन। सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1150 स्टेशन, क्योंकि वन स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग 16 बीट्स फ्रेम इन सेकंड पर सेकंड। ओके, सो एक स्टेशन 16 बीट फ्रेम पर सेकंड ट्रांसमिट कर रहा है, तो ऐसे कितने स्टेशन हो सकते हैं, तो टोटल बीट कितनी ट्रांसमिट हो रही है हमारे पास इन 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 1 सेकंड, इतनी बीट्स ट्रांसमिट हो रही है इन 1 सेकंड, और एक स्टेशन 16 बिट की फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है इन 1 सेकंड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हो सकते हैं 115 स्टेशन। ओके, also you can get 1149 as a value because there is a lot of fraction value in this, और कन्वर्जन डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 200 airline reservation station are competing for the use of single slotted ALOVA channel. The average station takes 18 request per hour. So हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो अगर एवरेज स्टेशन जो है हमारे पास 2000 एयरलाइन रिजर्वेशन स्टेशन है, और एक स्टेशन कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो 18 रिक्वेस्ट इन 1 हार्स। दैट मीन्स 1 हार्स में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, 18 रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम ए स्टेशन। बट अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो कितनी रिक्वेस्ट आएगी, तो 1 सेकंड की कितनी रिक्वेस्ट आएगी, तो अगर हम बात करें 1 सेकंड में, दैट मीन्स 1 हार्स में हमारे पास कितनी होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स कितने सेकंड्स में, कितने सेकंड में 18 रिक्वेस्ट आ रही है, तो 1 सेकंड में मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आएगी, तो 1 सेकंड में 18/60 इंटू 60 रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल चैनल लोड, दैट मीन्स आपको पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल चैनल लोड, दैट मीन्स जी इन परसेंट आपसे पूछा है। सो कितना हो सकता है इन परसेंट, सो हमने इन परसेंट पूछा है। सो तो आपके पास यहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमने निकाला था कि इन 3600 सेकंड्स में हमारे पास 18 रिक्वेस्ट आ रही, दैट मीन्स पर रिक्वेस्ट को आने में कितना लग रहा है हमारे पास 200 सेकंड्स लग रहा है। और टोटल कितनी रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, तो हमारे पास टोटल कितनी रिक्वेस्ट आएगी 2000 एयरलाइन स्टेशन रिक्वेस्ट करेगी। ओके, सो टोटल रिक्वेस्ट कितनी होगी हमारे पास, तो टोटल रिक्वेस्ट हमारे पास हो जाएगी 2000 रिक्वेस्ट पर 200 सेकंड, मतलब इतनी रिक्वेस्ट को आने में कितना टाइम लग रहा है 200 सेकंड्स लग रहा है। पर रिक्वेस्ट का टाइम निकाला हमने ये कि पर रिक्वेस्ट का टाइम क्या होगा, तो पर रिक्वेस्ट का टाइम हमारे पास क्या होगा 200 सेकंड। अब हमारे पास एक स्टेशन इन 200 सेकंड हमें एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो ऐसे 2000 स्टेशन साइमल्टेनियसली इन 200 सेकंड्स में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट भेज देगा, तो 2000 रिक्वेस्ट भेज देगा। ऑल्सो हम क्या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही, तो हमने निकाला कि कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही, तो वो आया हमारे पास 10 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है हमारे पास। तो एक सेकंड में हमारे पास 10 रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है पर सेकंड, है ना, पर सेकंड हमारे पास 10 रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब हमारे पास जो है एक सेकंड में हमारे पास अगर 2000 स्टेशन जो है हमारे पास एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तो एक सेकंड में हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आएगी 10 रिक्वेस्ट आएगी। ओके, सो इन 10 रिक्वेस्ट में हमारे पास स्लॉटेड अलाउमेंट इन 1 सेकंड हमारे पास 10 रिक्वेस्ट आ रही है, बट इन 1 सेकंड हमारे पास कितने स्लॉट हो सकते हैं, सो हमें क्या निकालना, लोड निकालना, टोटल चैनल लोड निकालना है, मतलब आउट ऑफ कितने स्लॉट हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही, तो हमारे पास एक स्लॉट दे रखा आपको 50 माइक्रोसेकंड का, 1 स्लॉट इज इक्वल टू आपको दे रखा है 50 माइक्रोसेकंड। तो आपसे पूछा है कि 1 स्लॉट इज इक्वल टू 50 माइक्रोसेकंड, दैट मींस 50 माइक्रोसेकंड का आपका 1 स्लॉट है। तो 1 सेकंड में आपके पास कितने स्लॉट हो सकते हैं आपको ये निकालना है। तो 1 सेकंड में आपके पास कितने स्लॉट हो सकते हैं, तो 1 सेकंड में आपके पास जो होंगे स्लॉट होंगे 20,000 स्लॉट इन 1 सेकंड। सो एक्चुअल में लोड परसेंटेज कितना हो गया कि आउट ऑफ 20,000 स्लॉट्स वी हैव ओनली 10 रिक्वेस्ट, मतलब हमने सबसे पहले निकाला कि 10 कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है हमारे पास, और इतनी रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है, सो इतनी रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं विद इन 1 सेकंड। ओके, सो विच इज लोड।
सो यहाँ हमने निकाल लिया, ये इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास 0.05%। तो 10/20,000 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो विच इज 0.025% हमारे पास इन परसेंट आंसर आएगा। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.05। क्लियर है ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया? जस्ट हमें निकालना है कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आ रही, हाउ मच रिक्वेस्ट, और 1 सेकंड में हमारे पास कितने स्लॉट्स है। ओके, सो पर स्लॉट हमारे पास जो आएगी वो रिक्वेस्ट, या फिर आप हम निकाल सकते हैं कि टोटल 1 सेकंड के अंदर कितने स्लॉट है हमारे पास, और उतने स्लॉट में हमारे पास 20 रिक्वेस्ट है सर्व करने, 10 रिक्वेस्ट है सर्व करने के लिए, तो विच इज चैनल लोड। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट CSMACD। तो क्वेश्चन है इसमें CSMACD के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, आफ्टर डिटेक्टिंग ए कोलिजन होस्ट कैन अटेम्प्ट टू रिज्यूम ट्रांसमिशन आफ्टर a random time delay has expired. So it is true in case of CSMACD, each station waits for the random amount of time once it detects a collision. Okay, so detecting a collision, after detecting collision it wait for the random amount of time, एंड उस रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम के एक्सपायर होने के बाद वापस से वो ट्रांसमिशन अटेम्प करता है। ओके, सो स्टेटमेंट ए इज टू, अ जैम सिग्नल इंडिकेट दैट अ कोलिजन हैज क्लियर्ड and the media is not busy. So it is false statement because the purpose of jam signal is to indicate that there is a collision in a network. That means कि अगर जो भी स्टेशन डिटेक्ट करेगा कोलिजन फर्स्ट, वो एक जैम सिग्नल भेजेगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम ट्रांसमिट करेगा जो सारे अदर स्टेशन को बताइए कि कोलिजन हुआ है उस लेन में, सो आप अभी अपना ट्रांसमिशन ना करिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज फॉल्स। Option C, all the devices on a segment see data that passes on a network medium. Okay, so see, all the devices on a segment sees data that passes on the network. So since CSMACD is the broadcast protocol, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जितने भी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सारे स्टेशन को विजिबल होती है। सो इन दिस केस लैंड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं वो ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल होते हैं। सो ऑल अदर डिवाइसेज जो भी कनेक्टेड होते हैं लैंड में वो सभी उस फ्रेम को रीड कर सकते हैं। So option C is true. All devices on a LAN segment sees data that passes on a network medium. So option C is true. The device with the electronic token is only one that can transmit after a collision. So इसका इस option क्या होगा? It is false because there is no token possessor in CSMACD. Just all station wait for the random amount of time and this will be decided by the back of algorithm कि कितना random amount of time उसको कितना wait करना है। Okay. सो इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम नहीं होता है, जस्ट हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैक ऑफ एल्गोरिथम स्टेशन वेट करता है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, concerning the computer network which of the following statement is are false. The first statement is, in a non-persistent CSMACD when a collision occur. Okay, in non-persistent CSMACD the transmission device wait for the random period of time before listening to the channel again to determine if the media is free. So in non-persistent CSMACD, क्या procedure है in non-persistent CSMACD? So device, when a transmitting node is ready to transmit data, it sends the transmission medium for the ideal or busy. If the ideal, then it transmit immediately. If busy, then it wait for the random period of time during which it does not sense the transmission medium. Okay, and before repeating the whole logic cycle which start with the sensing and transmitting medium for the ideal. So option A is true because it's wait for the random amount of time and during the wait it does not sense the channel, so it is option A is true. Option B, in P persistent CSMACD when a collision occur the transmission device wait for the P time slot before listening to the channel again to determine if media is free. So option B is false because यहाँ पे जो P होता है, P is the probability of transmission. Probability of transmission कि after detecting that the channel is free, the station transmit the data with the probability of P. Okay, not 100% की guarantee से transmit करेगा, but probability of transmission is P. Okay. So it is P is the probability of transmission.
तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारा. सो व्हेन द ट्रांसमिटिंग नोड इज रेडी टू ट्रांसमिट डेटा इट सेंड्स द ट्रांसमिशन मीडिया आइडल फ्री. इफ आइडल देन इट ट्रांसमिट इमीडिएटली. इफ बिजी देन इट सेंड्स द ट्रांसमिशन मीडियम कंटिन्यूअसली until it become ideal, then transmit with the probability of p. Okay, the node does not transmit, it wait until the next available time slot. Option C, the data link layer in OSI model provides a logical address for path in the network. So data link layer logical address से deal नहीं करता. Data link layer जो deal करता है वो होता है physical address. The logical address provided by the network layer और जो नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा आईपी एड्रेस. हम जनरली जो नेटवर्क में यूज करते हैं वो IP4 एड्रेस यूज करते हैं जो हमारा क्या होता है लॉजिकल एड्रेस. ओके, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है फॉल्स. ऑप्शन डी, इन सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विंडो द सेंडर रीट्रांसमिट द अनएक्नॉलेज फ्रेम्स ओनली if an erroneous frame arrived at the receiver. Okay, if an erroneous frame arrived at the receiver, in this case I would say this statement is partially true and partially false because what protocol selective repeat selective repeat sliding window protocol is using for the acknowledgement. Okay, so if it is using a negative acknowledgement or a positive acknowledgement, in this case this statement is false because अगर इरोनिमस फ्रेम अराइव हुई रिसीवर पे और उसने एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, उस केस में वो रिट्रांसमिट करेगा, सेंडर रिट्रांसमिट करेगा. बट इट मे बी पॉसिबल कि अगर उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है और पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर तक नहीं पहुंचा है, उस केस में सेंडर के पास टाइम आउट होगा, तो उस केस में भी वो अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकता है. सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ट्रांसमिशन के. सो यहाँ पर पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स कहूंगा ये स्टेटमेंट को, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट. ओके, सो ऑप्शन डी को हम आई वुड से दिस ऑप्शन डी इज फॉल्स बिकॉज कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. और भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. Question 8, which statement is true about CSMCD access method? So first statement CSMCD में which statement is true? When a device hear a carrier signal and transmits, a collision cannot occur. So option A is false because whenever the device hear that there is a carrier signal in the lane, that means there is a transmission of other frame transmitted by the other node. इन दैट केस अगर स्टेशन ट्रांसमिट करता है उसके बावजूद, इन दिस केस द कोलिजन तो होना ही है. सो कोलिजन कैन नॉट अकर, दिस इज फॉल्स. अगर स्टेशन यहाँ पे है, स्टेशन सी को ट्रांसमिट करना है और स्टेशन सी ने एक अदर फ्रेम का ट्रांसमिशन डिटेक्ट करा है और स्टेशन सी फिर भी अपनी फ्रेम को ट्रांसमिट करता है, देन डेफिनेटली कोलिजन तो हो गई. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. Okay, option A, a jamming signal cause only device that cause a collision to execute a backoff algorithm. So option B is false कि jamming signal causes only the devices that cause the collision to execute a backoff algorithm. So only jamming signal उसी कारण से नहीं आता है, only the devices that causes the execute a backoff algorithm. सो जो भी स्टेशन फर्स्ट कोलिजन डिटेक्ट करता है उस केस में जैमिंग सिग्नल ट्रांसमिट कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है. सो द रोल ऑफ जैमिंग सिग्नल इज टू इन्फॉर्म अदर स्टेशन दैट देयर इज अ कोलिजन इन अ नेटवर्क. ओके, ऑप्शन सी, all the network devices must listen before transmitting. So option C is true. In CSMCD device must listen before transmitting. So कैरियर को सेंस करना बहुत जरूरी है बिफोर ट्रांसमिटिंग इन द नेटवर्क. सो ऑप्शन सी इज ट्रू. The device involved in a collision get priority to the transmit after the backoff period. So it is false. There is no priority concept in this in CSMCD. अगर स्टेशन ने अगर चैनल को फ्री कोई भी नया स्टेशन जो भी कोलिजन में इन्वॉल्व नहीं है और उस स्टेशन ने चैनल को सेंस किया और चैनल उसको फ्री मिला, सो वो स्टेशन उस केस में ट्रांसमिट कर सकता है फ्रेम को. Okay, so option D is false. So the correct answer is C. Question number 9, Ethernet employs CSMA CD
So Ethernet employs CSMA/CD as a channel access mechanism. During the operation, Ethernet adapter wait for k into 512 bit times after a collision occur, where k is drawn randomly. Okay, for the k is equal to 100. For the k is equal to 100, how long does the Ethernet adapter wait until returning channel sensing step for 10 Mbps channel? Okay, सो कितना वेट करना पड़ेगा जब आफ्टर रिटर्निंग चैनल सेंसिंग स्टेप, मतलब चैनल को सेंस करने वाले स्टेप पे वापस रिटर्न होके आए, सो स्टेशन को वेट करना होता है के इंटू 512 बीट स्लॉट आपको दे रखा है बिट टाइम। दैट मीन्स के की वैल्यू आपको 100 दे रखी है और 512 बिट टाइम्स मतलब कि 512 बिट्स को ट्रांसमिट करने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ बिट टाइम। उतना वेट करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं 100 इंटू 512 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू दावर 6 सेकेंड्स, सो यहाँ पे आपके पास फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम क्या आएगा, तो अगर हम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम मिली सेकेंड में निकालें तो ये हो जाएगा 512 बाई 10 इंटू 1000 एंड इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर 20 से 20 कैंसल्स एंड यहाँ पे बचा है तो 512 बाई 100 दैट मीन्स 5.12 मिली सेकेंड। सो 5.12 मिली सेकेंड स्टेशन को वेट करना होगा बिफोर इट रिटर्न टू द चेनिंग सेंसर सेंसिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 5.12। Question number 10. Two station A and B are 100 meter apart in a CSMA/CD LAN connected to each other with the help of 4 repeaters, each with a delay of 10 microsecond. ओके, सो हमारे पास ए एंड बी टू स्टेशन है एंड ए एंड बी के बीच में 4 रिपीटर से R1, R2, R3 एंड R4 एंड रिपीटर्स आर यूज टू रीजनरेट द सिग्नल्स। अगर आपका लेन सेगमेंट काफ़ी बड़ा है और आपके सिग्नल्स जो है वो वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो उस केस में हम रिपीटर यूज करते हैं टू टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। ओके, सो 4 रिपीटर्स यूज हुए हैं और ईच रिपीटर जो है डिले इंट्रोड्यूस करता है 10 माइक्रोसेकंड्स का। जब भी एक फ्रेम इससे सिग्नल पास होते हैं, ये रिपीटर 10 माइक्रोसेकंड में उसके स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करता है एंड देन अगेन वापस से ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ओके, सो रीबिल्डिंग एंड ट्रांसमिशन दोनों पैरेलल टास्क होते हैं, तो हमारे पास 10 माइक्रोसेकंड में रीबिल्डिंग एंड ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा सिग्नल का। ओके, suppose A and B simultaneously transmit a frame of 1500 bytes at a time t is equal to 0 and their frame collide. Okay, at what time station detect that their frame is collide? So A एंड B दोनों ने स्टार्ट किया फ्रेम का ट्रांसमिशन और दोनों का ट्रांसमिशन की रेट ऑफ स्पीड क्या है, रेट ऑफ स्पीड दोनों का ट्रांसमिशन रेट ऑफ स्पीड क्या है, सेम है, विच इज आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेम है। सो आपको क्वेश्चन में यहाँ रेट ऑफ स्पीड गिवन नहीं दे रखा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट अ रेट ऑफ स्पीड। सो एक्चुअल में जो हमें जो जब जैसे ही 1 बिट ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ही हमारे पास जैसे ही फ्रेम हमारे पास ट्रांसमिट होना स्टार्ट होती है, वैसे ही हमारे पास फ्रेम के जो सिग्नल्स रहते हैं वो वेवफॉर्म ट्रेवल होना स्टार्ट होती है इन द नेटवर्क। ओके, अब दोनों स्टेशन ए और बी सेम स्पीड से फ्रेम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स सेम स्पीड से हमारे पास जो होगी फ्रेम के जो फ्रेम की जो सिग्नल्स होगी हमारे पास वो यहाँ पे सेम स्पीड से आएगी। तो एट द सेम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बी ने भी अपने फ्रेम का ट्रांसमिशन स्टार्ट करा और उसकी वेरी फर्स्ट बीट का जो वेरी फर्स्ट जो सिग्नल होगा वो यहाँ पे नेटवर्क पे आया और जैसे ही नेटवर्क पे आया वो ट्रेवल होना शुरू करा इस साइड एंड जैसे ही इसका जो सिग्नल आया है वो ट्रेवल होना हुआ शुरू हुआ इस साइड पे। ओके, अब ये जो सिग्नल है फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिशन कंप्लीटली रिक्वायर्ड नहीं है टू डिटेक्ट द कोलिजन। जैसे ही फर्स्ट बीट के फर्स्ट वेवफॉर्म, फॉर एग्जांपल फर्स्ट बीट का जो सिग्नल बनता है इन केबल वो इतना बड़ा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिस इज द 1 बीट सिग्नल। ओके, अब 1 बिट सिग्नल में जो हमारे पास 1 बिट का फर्स्ट सिग्नल का स्ट्रेंथ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 बिट कंप्लीटली 1 बिट सिग्नल और इस 1 बिट सिग्नल में भी हमारे पास सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे ये पोर्शन ट्रेवल होना स्टार्ट होगा, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि हम कंप्लीटली ये पोर्शन जब तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेवलिंग रोक देंगे। जैसे ही हमारे पास सिग्नल कन्वर्जन फ्रेम ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, हमारे पास सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो नेटवर्क में लोड होना शुरू हो जाता है। इट इज लाइक कि अपने एक
वाटर पाइप में वाटर डालना स्टार्ट करा और वाटर का फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जैसे ही पाइप में आया वैसे ही वो ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाता है उस पाइप में। ओके, सो सेम कंसेप्ट हमारे यहाँ सिग्नल के साथ भी होता है। तो जैसे ही सिग्नल हमारा लोड होना शुरू हुआ वैसे ही वो ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो सिग्नल है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं ईच अदर। ओके, तो ये भी एस की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है विच इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी ट्रेवल कर रहा है 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अब दो पर्सन सेम स्पीड से, अगर हम बात कर रहे हैं टू पर्सन सेम स्पीड से एक दूसरे की एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सो वो दो पर्सन कहाँ पे, उनका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा? सो उनका सेंटर पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें जस्ट हम फाइंड करते हैं कि दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा। सो विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, एंड देन सेंटर पॉइंट डिस्टेंस पे वो दोनों अगर हम दोनों सिग्नल्स की बात करें, जो स्टार्टिंग सिग्नल जो ये हमारे पास ये वाला सिग्नल है, यहाँ आके इसका भी कोलाइड होगा और यहाँ आके इसका भी कोलाइड होगा। एंड देन कोलाइडल वेवफॉर्म कहाँ जाएगी? तो कोलाइडल वेवफॉर्म कहाँ जाएगी? तो कोलाइडल वेवफॉर्म बैक होके कहाँ जाएगी? वापस अपने अपने सोर्स स्टेशन पे। और इधर भी यहाँ भी कोलाइडल वेवफॉर्म बैक होके कहाँ जाएगी? अपने सोर्स स्टेशन पे। ओके, सो अगर कंप्लीट टाइम अगर सिग्नल ट्रेवल होता तो वो टाइम क्या होता? विच इज अवर टीपी टाइम। ओके, बट अब हमारे पास ये जो सिग्नल है हमारे पास, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करे एंड देन उसके बाद कोलाइड होके वापस हाफ ऑफ द डिस्टेंस का हो गया वापस ट्रेवल करे। दैट मीन्स टीपी अगर कंप्लीटली था तो दिस इज टीपी/2 पे, टीपी/2 पे हमारे पास कोलिजन हो जाएगा एंड देन ये कोलाइडल वेवफॉर्म वापस कहाँ जाएगी? टीपी/2 से वापस जाएंगे। सो एक्चुअल में कितना टाइम ट्रेवल करा इन कोलाइडल सिग्नल ने? टीपी/2 प्लस टीपी/2। ओके, सो दैट मीन्स कंप्लीटली टीपी ट्रेवल करा है। ओके, अब इस ड्यूरेशन में उनको कितना, इस ड्यूरेशन में हमारे पास कितना होगा? सो अगर हम कंप्लीटली विदाउट अगर कोलिजन बात करें तो एक सिग्नल हमारा ट्रेवल कितना कर रहा है? तो अगर हम कंप्लीटली बात करें विदाउट एनी सिग्नल, सो हमारे पास एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, एक सिग्नल हमारे पास जा रहा है। अगर हमारे पास कोई स्टेशन डिटेक्ट नहीं होता तो हमारे पास लेन में अगर स्टेशन ए है, स्टेशन ए ने एक फ्रेंड सेंड करी है, सो वी वो बी तक जाएगी। तो वो कितना कितना टाइम में पहुंचेगी? सो वो टाइम में पहुंचेगी हमारे पास 4 रिपीटर्स का डिले रहेगा उसमें। सो 4 रिपीटर्स का डिले रहेगा एंड देन जो हमारे पास टीपी रहेगा। तो डिस्टेंस डी को ट्रेवल करने में एट द रेट ऑफ स्पीड एस कितना टाइम लग रहा है? तो वो होता है हमारे पास टीपी प्लस जो रिपीटर्स हमारे पास वो क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे डिले। वो क्या होगा? 4 इंटू डिले ऑफ रिपीटर्स। ओके, अब ये जो हो रहा है हमारे पास कंप्लीट क्या हो रहा है? कंप्लीट डिले। और इसका हाफ अगर हम करते तो ये क्या हो जाएगा? इस कंप्लीट टाइम का हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टीपी/2 प्लस 2 इंटू रिपीटर डिले। सो इतना डिले, एक्चुअल में इतना डिले एक फ्रेम को एक स्टेशन को लगेगा कोलाइड होने में। मतलब इतने टाइम बाद फ्रेम जो है स्टेशन ट्रांसमिट करेगा उसकी फ्रेम यहाँ पे कोलाइड हो जाएगी, बिकॉज हम देख सकते हैं सेंटर में कहीं कोलाइड हो रही है। सो आफ्टर दिस टाइम पीरियड स्टेशन की फ्रेम कोलाइड होगी एंड देन आफ्टर दिस टाइम, मतलब अगर वापस से ट्रेवल होकर उसके सिग्नल वापस आएंगे, सो वापस क्या होगा? अगेन वापस टीपी/2 प्लस 2 इंटू रिपीटर डिले। उस कितने टाइम पीरियड बाद उसके सिग्नल वापस कोलाइड होके वेव फॉर्म वापस ए पे आएंगे। सो टोटल डिटेक्शन टाइम क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जाना दिस टाइम एंड यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आना दिस टाइम, बिकॉज जितना डिस्टेंस जाने में ट्रेवल कर रही है उतना डिस्टेंस हमारे पास फ्रेम वापस आने में भी ट्रेवल कर रही है। ओके, सो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा? टीपी प्लस 4 इंटू रिपीटर डिले। ओके, सो ये हमारे पास वही सेम हो जाएगा। तो फ्रेम कोलाइडल डिटेक्ट होगा आफ्टर टीपी प्लस 4 इंटू रिपीटर डिले। सो सॉल्यूशन में सारी कैलकुलेशन करके दे रखी है, जस्ट मैंने ये जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये एक्सप्लेन किया है। ओके, सो जस्ट आप उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा? 45 माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, the two stations A and B are 520 meters apart in a CSMCD line connected to each other with the help of 3 repeaters, each with a delay of 5 microseconds. So again 3 repeaters हमारे पास है, हर repeater का delay 5 microseconds से आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ओके,
The signal speed at the rate of 2 into 10 to the power 8 meter per second. Assume that the station send a 48-bit jam signal after detecting the collision. To ensure collision are detected in the shared length segment, the size of the transmission must be large enough to guarantee that the sender would receive a jam signal from the receiver before the sender finishes transmitting. Okay, so who is transmitting the jam signal in the CSMS CD length? So the jam signal is transmitted by the station which first detect the collision. Okay, so for example, अगर वर्स्ट केस में डिटेक्शन की जो प्रोसीजर होती है कि एक स्टेशन इतना ट्रांसमिट करे कि उसका सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, और सपोज इन द वर्स्ट केस उसका सिग्नल इस स्टेशन बी के साथ ही कोलाइड हो, कि उसकी फ्रेम ट्रांसमिशन यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे जैसे ही पहुंचे वैसे बी ने भी अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया, तो बी ने इमीडिएटली ट्रांसमिट करा, तो बी का सिग्नल बी के ट्रांसमिशन ए के ट्रांसमिशन के साथ कोलाइड हो गया, और जस्ट बी के सबसे नियरेस्ट हुआ है तो सबसे पहले डिटेक्ट भी कौन करेगा, बी ही डिटेक्ट करेगा, एंड देन बी डिटेक्ट करेगा तो इमीडिएटली बी क्या ट्रांसमिट कर देगा, जैम सिग्नल। तो वेरी फर्स्ट स्टेशन जिसने डिटेक्ट करा था कोलिजन वो क्या था हमारे पास, स्टेशन बी। तो स्टेशन बी जैम सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, एंड वो जैम सिग्नल यहाँ से वापस ट्रेवल होके कहाँ तक आएगा, वापस स्टेशन ए तक होके आएगा। तो स्टेशन ने कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब उसके वेवफॉर्म, उसकी ट्रांसमिशन फ्रेम के वेवफॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ गई, एंड देन जैम सिग्नल वापस ट्रेवल होके यहाँ तक आया। ओके, सो यहाँ तक नहीं, लेकिन यहाँ तक में टास्क कितना हुआ कि टीपी डिस्टेंस सिग्नल ट्रेवल करा प्लस 3 रिपीटर का डिले, 3 इंटू रिपीटर डिले, ओके, प्लस टीएक्स ऑफ जैम, जैसे कि टीएक्स ऑफ जैम स्टेशन ने ट्रांसमिट करा, कौन सा स्टेशन बी ने ट्रांसमिट करा टीएक्स ऑफ जैम, प्लस वापस ये जैम सिग्नल कितना ट्रेवल होके आया, वापस हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल होके आया टीपी प्लस 3 इंटू रिपीटर डिले। ओके, सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल होके आया, सो स्टेशन मस्ट वेट इतना टाइम पीरियड तक, मतलब स्टेशन ए का ट्रांसमिशन टाइम इतना लार्ज होना चाहिए कि इतने तब तक वो क्या कर सके, इसकी फ्रेम कोलाइड हो, एंड देन उसके फ्रेम के कोलाइडल वेवफॉर्म और जैम सिग्नल उसको रिसीव हो जाए। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि इन CSMA-CD द स्टेशन कैन डिटेक्ट कोलिजन ओनली इन द ट्रांसमिशन, जब तक वो ट्रांसमिट करता है तभी कोलिजन डिटेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो स्टेशन का ट्रांसमिशन इतना होना चाहिए कि उसका कोलिजन डिटेक्ट हो जाए। सो ट्रांसमिशन का इतना बड़ा करने के लिए हमें हमारे पास वर्स्ट केस में कितना होना चाहिए ट्रांसमिशन टाइम, TP plus 3 router delay plus TX of jam plus TP plus 3 into RT, which is T1 in the solution. ओके, सो इतना TX होना चाहिए। अब बस जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू रखने की, दिस इज L by R, दिस इज D by S, एंड देन अगेन आप यहाँ पे दिस इज द TX of 48 बीट प्लस R। तो ये सारी आपकी प्रोसीजर यहाँ दे रखी है, देन दिस इज TP प्लस, आपको वो निकालने की सारी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आएगा L का 50 बाइट। डोंट मेक मिस्टेक इन द कैलकुलेशन बिकॉज इट इज वेरी सिली मिस्टेक, बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आप जस्ट अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करेंगे, साथ में आपके मार्क्स भी लूज हो गए, और ये आपको आपकी हो सकता है इन ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन आपका स्कोर लो कर दे। तो आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है मोस्ट प्रॉब्ली। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, for the 5 Mbps 2.5 km CSMA-CD network, if we pump the transmission rate to 100 Mbps, one way to keep the protocol is collision detection mode. The new frame should be times the length of the old 5 Mbps frame length. Okay, so इस क्वेश्चन को बेसिकली अगर हम अगर एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट में हमारे पास जस्ट कुछ नहीं करना है, सब सारे पैरामीटर्स हमारे सेम है, जस्ट हम रेट को चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम रेट को 5 Mbps से 100 Mbps, रेट को 5 Mbps से 100 Mbps कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कितने टाइम्स रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, सो हम रेट को इंक्रीज कर रहे हैं 20 टाइम्स। ओके, सो फ्रेम साइज भी आपका कितने इंक्रीज हो जाएगा, 20 टाइम्स। ओके, बिकॉज अगर हम निकालते तो जो हम निकालते रिलेशन निकालते तो TX क्या रिलेशन आते, TX शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू D बाय
एस, ओके। और एल बाय अगर मैं लिखता हूँ टी एक्स को, तो टी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2d बाय एस, और अगर यहाँ से एल निकालता हूँ तो एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2d इंटू आर बाय एस। सो देखिए एल इज प्रोपोर्शनल टू द d and r, and l is inversely proportional to s, ओके। सो प्रोपोर्शनल टू द मतलब अगर हमें यहाँ पे r बढ़ाया तो l भी बढ़ेगा, d बढ़ाया तो l d बढ़ाया तो l भी बढ़ेगा, बट अगर हमने s को बढ़ाया तो l हमारा पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। सो अगर हमने रेट को 20 टाइम्स इंक्रीज करा तो l भी हमारा 20 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो डायरेक्ट विद दिस डायरेक्ट कंक्लूजन में यहाँ कह सकता हूँ कि इसका आंसर 20 आएगा। अदर अप्रोच आपको सॉल्यूशन में गिवन दे रखी, जस्ट कैलकुलेटिव अप्रोच कि आपने सबसे पहले 5 Mbps से निकाल लिया एल की वैल्यू, एंड देन आपको 100 Mbps से एल की वैल्यू निकाली, और 100 Mbps से एल की वैल्यू निकाली डिवाइड बाय 5 Mbps से करा तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 20 Mbps, ओके। वही सॉल्यूशन में वही मेथड यूज करिए, बट जस्ट जो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते थे वो आपका क्या था कि आप जस्ट अगर आप रेट को इंक्रीज करते हैं इन CSMACD, तो उस केस में आपका क्या होता है, फ्रेम ट्रांसमिशन फ्रेम का साइज भी आपका इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, सपोज टू नोड्स A in B आर ऑन द सेम 100 Mbps Ethernet ब्रॉडकास्ट लिंक। इथरनेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट जो क्वेश्चन है आपको इथरनेट के कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज नहीं करेगा, दिस इज यूजिंग द CSMACD कॉन्सेप्ट। Node A detect a collision after transmitting 60 byte from a frame, and corresponding delay is detecting collision was the longest among millions of the transmission. So जितने भी ट्रांसमिशन हो रहे हैं उन सभी ट्रांसमिशन में ये जो डिटेक्शन हुआ है 60 बाइट डिले के 60 बाइट फ्रेम ट्रांसमिशन के बाद, ये सबसे लार्जेस्ट था। दैट मीन्स ये जो है हमारे पास टू फर्देस्ट स्टेशन के बीच में जो है ये जो है हुआ है कोलिजन, और वो कोलिजन में डिटेक्शन कितना हुआ कि हमारे पास 60 बाइट का फ्रेम ट्रांसमिट करा। ड्यूरिंग 60 बाइट का जो है दैट मीन्स स्टेशन ने कितने बाइट की फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं, 60 बाइट की, और 60 बाइट की फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद कोलाइजन डिटेक्ट हो गया। दैट मीन्स फ्रेम हमारी 30 बाइट गई होगी और 30 बाइट वापस आई होगी, तो जाके 60 बाइट हमारे पास क्या हुआ होगा, डिटेक्शन हुआ होगा। बिकॉज कोलिजन होने के बाद वापस जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके कोलिजन के लिए जाती है फ्रेम, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस फ्रेम हमारी कहाँ आती है, वापस भी आती है। तो सपोज 60 बाइट कंप्लीटली है, दैट मीन 60 बाइट अगर मैं डिवाइड 2 करता हूँ, दैट मीन 30 बाइट के ट्रांसमिशन के बाद हमारी फ्रेम क्या हुई होगी, कोलाइड हुई होगी। मतलब आफ्टर 30 बाइट ट्रांसमिशन हमारी फ्रेम कोलाइड होगी। दैट मीन्स 30 बाइट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग रहा था, 30 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर 6। दैट मीन्स ये आपके पास हो गया है 24 माइक्रो सेकेंड। सो आफ्टर 24 माइक्रो सेकेंड्स आपका क्या हुआ होगा, कोलिजन हुआ होगा। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। अब आपसे पूछा है व्हाट माइट बी द प्रोपगेशन डिले बिटवीन द टू नोड्स। तो व्हाट माइट बी द प्रोपगेशन डिले बिटवीन द टू नोड्स, तो उसके लिए आपको यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करी थी। तो आपका जो यहाँ पे क्या आया है, तो 60 का जो ट्रांसमिशन टाइम आया है वो है आपका 48 माइक्रो सेकेंड्स, बिकॉज हमने हाफ का निकाला तो वो आया है 24 माइक्रो सेकेंड। सो जो कोलिजन का जो होता है हमारे पास वर्स्ट केस में जो आपको बताया कि दिस इज द लॉन्गेस्ट अमंग द मिलियंस ऑफ द ट्रांसमिशन, दैट मीन्स आपका ये जो होगा वर्स्ट केस में टी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 TP। वर्स्ट केस का आपको पास टाइम दे रखा है, और वर्स्ट केस का टाइम आपके पास 60 बाइट का क्या है, आपके पास 48 माइक्रो सेकेंड। बिकॉज ये दिस इज द वर्स्ट केस। हमने जस्ट वर्स्ट केस भी देखा था कि अगर हम दोनों स्टेशन साथ में ट्रांसमिट करते हैं तो हाफ डिस्टेंस पे कोलिजन होता है, बट अगर सिर्फ एक ही स्टेशन ट्रांसमिट करा और सेकंड का ट्रांसमिशन इमीडिएटली होता है जब उसके सिग्नल वहां पे पहुंचते हैं बी स्टेशन पे, सो वो हमारे पास कितना ट्रेवल करके आता है, डिस्टेंस टीपी डिस्टेंस ट्रेवल करता है सिग्नल, एंड देन टीपी डिस्टेंस वापस ट्रेवल करके आता है। तो 2 TP डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है, और 2 TP डिस्टेंस का टाइम जो है हमारे पास ये है 60 बाइट को ट्रांसमिट करने के इक्वल। ओके, सो विच इज 48 माइक्रोसेकंड। सो 48 माइक्रोसेकंड में हमने यहाँ से टीपी निकाला, तो टीपी आपका क्या आ गया 24 माइक्रोसेकंड, जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली भी निकाल सका, जो हमने बिगनिंग में निकाल लेता कि हमारे पास 24 माइक्रोसेकंड के बाद हमारा क्या हुआ होगा, कॉलिजन होगा इन वर्स केस, मतलब जब दोनों स्टेशन ने स्टार्ट किया होगा ट्रांसमिशन। ओके, बट हमें हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है
सो आपका टीपी जो निकला है वो निकला है 24 माइक्रो सेकेंड्स, बट आपसे टीपी पूछा है इन टर्म ऑफ बीट्स, मतलब अगर टीपी आया है 24 माइक्रो सेकेंड्स, सो टीपी को आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ बिट्स कि कितने बिट्स स्टेशन ट्रांसमिट कर देगा। ओके, सो जस्ट आप ये निकालिए कि 1 बिट ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग रहा है। सो हमें 1 बिट को ट्रांसमिट करने में लगता है 1/10 इंटू 10⁻⁶, दैट मीन 0.1 माइक्रो सेकंड में एक बिट ट्रांसमिट होती है। ओके, सो टोटल 24 माइक्रो सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट होगी? 1 माइक्रो सेकंड में 0.1 माइक्रो सेकंड में 1 बिट। ओके, सो 24 माइक्रो सेकंड में कितनी बिट्स हो जाएगी? तो उतना हमारे पास बिट इन टर्म ऑफ बिट्स टीपी आ जाएगा। तो अगर 24 को 0.1 से डिवाइड करते तो विच इज 240 बीट्स आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, A and B are only two stations on a CSMA CD. Each has a steady queue of frame to send. Both A and B attempt to transmit a frame and collide, and A win the first bake-off race for the frame A1. It is clearly mentioned कि frame A1 के लिए A1 ने A स्टेशन अटेम्प्ट करा था और A1 फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर चुका है बिकॉज फर्स्ट बेक ऑफ रेस A1 विन हुआ है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय A, बोथ ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, फिर से दोनों ने अटेम्प्ट किया है एंड कोलाइड हुए। इस केस में ए के पास बहुत सारी फ्रेम्स है, A1 A2 A3, और बी के पास भी बहुत सारी फ्रेम है, B1 B2 B3। A1 फर्स्ट कोलिजन विन हो चुका है, दैट मीन्स A1 का अब जिसके लिए ट्राई कर रहा है A2 के लिए ट्राई कर रहा है, और बी में फर्स्ट जो ब्रेक ऑफ रेस थी उसमें बी, तो यहाँ पे जो है बी अपनी सेकंड कोलिजन में पार्ट लेगा, और A2 के लिए फर्स्ट कोलिजन नहीं, A2 के लिए फर्स्ट कोलिजन नहीं, A2 का फर्स्ट कोलिजन है और A2 का सेकंड कोलिजन नहीं, A2 का तो फ्रेश कोलिजन है, और B1 के लिए जो हमारे पास सेकंड कोलिजन है। ओके, सो ए स्टेशन अगर कोलिजन वापस से होता तो ए स्टेशन रैंडम नंबर कहाँ से सिलेक्ट करेगा? बिकॉज इट इज द फर्स्ट कोलिजन ऑफ ए, दैट मीन्स दिस विल सिलेक्ट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 2 to the power I, दैट मीन्स 0 to 2 to the power I minus 1 होता है यहाँ पर, 0 to 2 to the power 1 minus 1, दैट इज 0 to 1। और ये दिस इज द सेकंड कोलिजन फॉर फ्रेम नंबर B2, सो B सिलेक्ट करेगा फ्रॉम 0 to 2 to the power 2 minus 1, दैट मीन्स 0 to 2 to the power 4, that means 4 minus 1, that means 0 to 3। सो B की रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स की रेंज होगी 0 to 3 एंड A की रैंडम नंबर्स की रेंज होगी 0 to 1। ओके, सो हमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट B विन्स द सेकंड बैक ऑफ रेस फॉर द फ्रेम B1, बिकॉज B1 फ्रेम के लिए ही कोलिजन हुआ था अभी अगेन वापस। सो रैंडम नंबर की रेंज क्या है हमारे पास? 0 से 1 फॉर द A, एंड B के लिए हमारे पास क्या है? 0 1 2 3। ओके, सो अब जब भी B जो है सेकंड बैक ऑफ रेस कब जीत सकता है? जब उसका रैंडम नंबर हो स्मॉलर देन A के रैंडम नंबर, उसी केस में रेस विन कर सकता है। ओके, और उसी केस में B1 फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकता है। सो टोटल केसेस कितने बनेंगे? तो टोटल केसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस 2 है और यहाँ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं? 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 2 क्रॉस 4, दैट इज 8 केसेस। आउट ऑफ 8 केसेस में अगर हमारे पास ए ने सिलेक्ट करा है 0 एंड बी ने सिलेक्ट करा है 0, इन दिस केस दोनों का बीच में फ्रेम कोलिजन हो जाएगा, बिकॉज ए भी अटेम्प्ट करेगा इस केस में ट्रांसमिशन के लिए और बी भी अटेम्प्ट करेगा इस केस में ट्रांसमिशन के लिए, तो दोनों का कोलिजन होगा। अगर ए ने स्मॉलर नंबर सिलेक्ट करा एंड बी ने लार्जर नंबर सिलेक्ट करा रैंडम नंबर, इन दिस केस क्या होगा? ए विंस होगा, बिकॉज ए और बी जो है नेक्स्ट स्लॉट में ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक स्लॉट बाद अगर रैंडम नंबर 2 होता दैट मीन्स 2 स्लॉट बाद, रैंडम नंबर 3 होता दैट मीन्स 3 स्लॉट बाद बी अटेम्प्ट करेगा ट्रांसमिशन का। सो और ए क्या है? इमीडिएटली अटेम्प्ट कर रहा है, सो उस केस में बी का कोलिजन बी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो ए अपना ट्रांसमिशन सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर देगा। तो दिस इज इन दिस केस ए विंस। ओके, इस केस में भी ए विंस, इस केस में भी ए विंस। हमें निकालना है बी विंस का केस क्या होगा। ओके, सो अगर हम ये केस निकालते हैं कि ए अगर रैंडम नंबर 0 को सिलेक्ट करता है, उस केस में हमारे पास ए बी जो है किसी भी केस में नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कोलिजन। नेक्स्ट, अगर ए जो है रैंडम नंबर 1 सिलेक्ट करता है और बी रैंडम नंबर 0 सिलेक्ट करता है, उस केस में बी ने लोअर नंबर सिलेक्ट करा है एज कम्पेयर टू 1, दैट मीन्स इस केस में क्या होगा? बी विंस, बिकॉज बी जो है इमीडिएटली अटेम्प्ट करेगा ट्रांसमिशन का और ए जो है 1 स्लॉट आफ्टर अटेम्प्ट करेगा ट्रांसमिशन का। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर ए जो है 1 सिलेक्ट करा, बी ने 1 करा, तो उस केस में यहाँ क्या होगा? कोलिजन।
बिकॉज बोथ हैव सेम रैंडम नंबर और दोनों जो है अटेम्प्ट करेंगे वन स्लॉट आफ्टर ट्रांसमिशन का, तो दोनों उस स्लॉट में जाके कोलाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें ए ने 1 सिलेक्ट करा और बी ने 2 सिलेक्ट करा, इस केस में अगेन क्या हो जाएगा, ए विंस, बिकॉज ए जो है फर्स्ट स्लॉट एक स्लॉट बाद करेगा और बी जो है 2 स्लॉट बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। सो जो नेक्स्ट स्लॉट जो रहेगा उस ए को क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, उसमें से बी का जो कोलिजन नहीं, बी के ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो यहाँ पे अगेन 1-3 के केस में भी ए विंस होगा। सो आउट ऑफ टोटल 8 केसेस बी जो है ओनली 1 टाइम विन हो रहा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस जो होगी 1/8, दैट इज 0.125।